हिंद साथियों। सबसे पहले मैं सिटीजन ऑफ फोर्सेज और अर्थशास्त्र फाउंडेशन को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे एक सेमिनार रखी है। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि ये सेमिनार सिर्फ दिल्ली में एक जगह पे ना हो, ये सेमिनार मुल्क के सारे हिस्सों में हो। लोगों को हकीकत सामने आनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि मुल्क के पक्ष में कौन है और मुल्क के खिलाफ कौन खड़े हैं। मुझे एक शेर याद आया जो इन परिस्थितियों पे लागू है कि ना रोक कलम मुझे दर्द लिखने दे, ना रोक कलम मुझे दर्द लिखने दे, आज तो दर्द रोएगा या दर्द देने वाला, आज तो दर्द रोएगा या दर्द देने वाला। साथियों, आज हम यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इन इंडिया इस विषय के ऊपर। ये नौबत क्यों आई, इस पे हमें क्यों सोचना पड़ा? शायद आज से 30 साल पहले इस विषय पे बहस होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैं भारतीय सेना में स्पेशल फोर्सेज में था। अभी मेरी यूनिट के मेरे जूनियर शहीद हुए हैं, कैप्टन पवन कुमार 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज से। मैंने कश्मीर में आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है। आतंकवादी वो नहीं है जो ट्रिगर दबा रहा है, वो आपके सामने है। वो आदमी कौन है जो उसको पीछे से मोटिवेट कर रहा है ट्रिगर दबाने के लिए? कौन है वो लोग? वो है अपनी इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, ये मेरा मानना है। देश के काफी विचारक दिए हैं, काफी अच्छे लेखक दिए हैं। भारतीय सेना के इतने अफसरान हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पे एक ऐसी घटना हुई जिसने देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि आप चाहते क्या हैं? कौन सा राष्ट्रवाद, कौन सी राष्ट्रभक्ति, आप किसके साथ खड़े हैं? लोगों को कहना है कि उनको आजादी चाहिए। किससे? इस मुल्क से। मुझे भी चाहिए आजादी। मुझे किससे, किन से चाहिए? जो देश से आजादी मांग रहे हैं, मुझे उनसे आजादी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अफजल गुरु जिंदाबाद। मेरा खून खोलता है। वो कह रहे हैं अफजल गुरु शहीद है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले 9 लोग जो सैनिक थे, या तो वो शहीद हैं या अफजल गुरु शहीद हैं। ये इस देश को डिसाइड करना होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल एंड सोल्व करने के लिए, जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो अफजल गुरु को आप शहीद बना रहे हैं, आप याकूब मेनन को शहीद बना रहे हैं। कहां जी रहे हो आप? कौन सी दुनिया में भाई आप कह रहे हो कि हमें बर्बादी, मुल्क की बर्बादी करेंगे, इसी देश में रह के बर्बादी करेंगे। अजीब है मतलब। और हम सब सह रहे हैं बर्बादी करेंगे मुल्क की। कैसे हो सकता है? या तो ये तब हो सकता है कि जब देश की अधिकांश पॉपुलेशन देश की बर्बादी चाहती है, लेकिन मुझे भरोसा है 99.9% लोग मुल्क के साथ खड़े हैं। और जो ये 0.01% के जो लोग हैं, इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है। कौन है पॉलिटिकल टेररिस्ट? कौन है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट? आप कहते हैं कि गिलानी और यासीन मलिक सेपरेटिस्ट हैं। सॉरी, यू आर रॉन्ग। दिस नेशन is feeding wrong information to each and everyone. They are the intellectual terrorists. They are not separatists. For your information, you must understand this कि कश्मीर की पूरी एक जमात को, पूरी 3 पीढ़ियों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। जो लोग कहते हैं कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं, मैं काफी जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कश्मीर पे डिस्कशन होना चाहिए। मेरा उन लोगों से कहना है कि कश्मीर पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता जब तक ये जमीन है, जब तक ये फिजाएं हैं, हवाएं हैं, आसमान है, जब तक आप हैं, जब तक ये मुल्क है, जब तक लोगों ने वर्दी पहन रखी है, कश्मीर पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। कश्मीर है और कश्मीर रहेगा। डिस्कशन हो सकता है किस पे? कश्मीर की टूरिज्म पॉलिसी पे हो सकता है, कश्मीर के अंदर रोजगारों पे हो सकता है, कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हो सकता है, कश्मीर के एग्रीकल्चर पॉलिसी पे हो सकता है, कश्मीर में जो पंडित हैं जिनको पुनर्स्थापना की जो योजना, उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन इस पे डिस्कशन नहीं हो सकता कि कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो छात्र नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आयशा ने लगाए, कुछ लोग उनके साथी कह रहे हैं कि एबीवीपी ने लगाए।
कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि लगाए नहीं। अजीब है, कोई प्रेतात्मा तो नहीं है कि ऊपर से एक आकाशवाणी आवाज हुई और उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए, अब चल के फेवर में नारे लगाए। नारे तो लगे, पूरे मुल्क को पता है, तो किसने लगवाए? पहला सवाल है, किसने लगाए? एक लिटरेरी फेस्टिवल के नाम पे आप लोगों को इकट्ठा करके और आप बरगला रहे हो मुल्क के खिलाफ। मेरा रिलीजन ये मुल्क है, उसके बाद में मेरी आस्था सिख हो सकती है, हिंदू हो सकती है, मुस्लिम हो सकती है, ईसाई हो सकती है। हम फौजी लोग हैं, हमारा बिलीफ है कि मुल्क से ऊपर कुछ नहीं है, कंट्री जब वो बहुत। साथियों, ये लोग जब ये कह रहे हैं कि इनको आजादी चाहिए, मेरी दरख्वास्त है देश की विदेश मंत्रालय से कि भाई इनको एक साइड का वीजा दें। आप किधर जाना है? जिस मुल्क में जहां आपको विचारों की अभिव्यक्ति, जहां आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति, आप जाइए सऊदी अरब में, जाइए दुबई में, जाइए बांग्लादेश में, जाइए पाकिस्तान में, जाइए रशिया, कहां भी जहां भी जाना है, हवा आसमान, हिंदुस्तान के बाहर बाउंड्री के खूब सारी जगह हैं, आप जाइए तो सही, देखते हैं लोग आपका कैसे स्वागत करते हैं, आपके ऊपर कितनी दया करते हैं। यही मुल्क है जहां आप कुछ भी बोल के निकल जाते हो, कुछ भी बोल के निकल जाते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन शायद वो वक्त चला गया है। आज देश का जो युवा है वो बहुत समझदार है, उसको पता है कि किस चीज को रोकना है, किस चीज का साथ देना है। अजीब बात है कि नारे लगाए देश के खिलाफ और देश का एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग जाके यूनिवर्सिटी में उनके साथ बैठ गए। अजीब नहीं लग रहा आपको? अरे आपके पास जब पॉलिसी नहीं रही लड़ने के लिए सरकारों से, विपक्ष से, पक्ष से, सरकार से, तो आप क्या ये सारा ले रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनके लिए? हद होगी। और कुछ नेताओं ने ट्वीट किए, देखो जी ये गलत हो गया है जी, इसकी सजा मिलेगी जी। जब उनको मालूम चला कि ये गलत हो रहा है तो फिर पीछे हट गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े देशों में ये छोटी छोटी घटनाएं चलती रहती हैं। साथियों, ये शाहरुख खान की मूवी नहीं है जिसमें शाहरुख खान काजल से कहता है सेनेटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। ये मुल्क है, ये देश है, ये कोई मजाक नहीं है, ये लोकतंत्र है, इसको भीड़ तंत्र में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। साथियों, मैं विदेश में था और मैंने इस देश की एक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट को मुल्क की बुराई करते हुए सुना और मेरे दिल में आज दर्द है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अरुंधति रॉय, अजीब है कि इस मुल्क में रहते कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं। मेरी उनसे भी मैडम से दरख्वास्त है कि मैडम, कश्मीर की आजादी, एक मुल्क है हमारे पड़ोस में, उनको चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि आप जाके उनकी साइड से लड़े, हम देंगे आपको आजादी। आपने हाफिज सिंह को देखा है, आप सबने देखा दुनिया का सबसे दुर्दांत, सबसे खतरनाक आतंकवादी है, लेकिन कभी किसी ने देखा कि अपने हाथ में उसने कभी AK-47 लेके किसी को मारते हुए आपने देखा? किसी ने नहीं देखा ना। लेकिन उसने हमारे पड़ोसी मुल्क की पूरी पीढ़ियों को खत्म कर दिया है, उनका ब्रेन वॉश करके उनको हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाने के लिए एक जिहाद शुरू कर रखा है। मुझे दया आती है उन बच्चों पे, उस देश के ऊपर। वो बच्चे अगर पढ़ के अगर पाकिस्तान का भला करते तो शायद उनका देश भी कहीं विकास कर रहा होता। हमें पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है, हमें नफरत उनकी पॉलिसी से, उनके उन लोगों से जो हमारे मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान अपना विकास करे, अच्छा रहे, उनके लोगों की भी जिंदगियां सुधरे, उनके घरों में भी रोशनी हो, वहां भी सड़कें हैं हिंदुस्तान की तरह, वहां भी कुछ ऐसे मॉल हो, ऐसे मल्टीप्लेक्स हो, वहां भी लोग ऐसे बैठ के आपस में बात कर सके। लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट वहां बैठे हैं। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि देश की मीडिया चीजों को सनसनी, हर चीज में सनसनी देखती है कि फैलाओ, TRP बढ़ाओ। अगर आज मुझे दुख इस बात का कि अगर आज दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान के कब्जे में आ जाए मैडम, और अगर उसको फांसी की सजा मिल जाए, तो मुझे आज इस चीज का भरोसा है, जिस दल की देश में ताकतें चल रही हैं, कि दाऊद इब्राहिम के पक्ष में भी लोग खड़े हो जाएंगे और जस्टिफाई कर देंगे। अजी माफ कर दो जी, क्या हो गया? 2001 में अटैक किया जिस आदमी को 10-11 साल बाद में सजा मिली, 91 में बॉम्बे अटैक हुए और 2014-15 में सजा मिली। अरे भाई, ये तो ये देश है। आप जाइए रशिया में, जाइए आप दुबई में, जाइए सऊदी अरब में, जाइए कुवैत में। आज आपने गुनाह किया है, विदिन वीक आपको
तोहफा दे दिया जाएगा हाथ में। और बड़ा साथ में मुझे जस्ट इंफॉर्मेशन मिली कल कि 22 तारीख को इतना सब कुछ होने के बाद में जेएनयू के एक प्रोफेसर है निवेदिता, और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कश्मीर का इलीगल ऑक्यूपेशन हिंदुस्तान ने कर रखा है। अरे आप इस पीढ़ी को क्या सिखा रहे हो? जैसे पाकिस्तान वाले अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं था। एक रात को 14 अगस्त को अचानक आकाश से कुछ आवाज आई और एक टुकड़ा हुआ दुनिया में बाहर आ गया पाकिस्तान में। अजीब है। ये लोग जो देश की यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा हमने। मैं पूछना चाहता हूं देश के उन नेताओं से जो जेएनयू में गए छाती खोल के और उनकी तरफदारी की। मेरा उनसे एक ही सवाल है, देश में इतने किसान मर रहे हैं, कभी आप गए उनके घरों पे? देश में इतने सैनिक मर रहे हैं, कभी गए आप उनके घर पे? कभी युवाओं के रोजगारों के लिए आपने कोई लड़ाई लड़ी? कभी नहीं, क्योंकि वहां से वोट नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा, तो सिर्फ एक चीज का सहारा ले लिया है, जात का, धर्म का। और ऊपर से एक हार्डकोर लेफ्टिस्ट जो मीडिया है उसने एक चीज सोच ली है कि हर चीज की बुराई करनी है, हर चीज की बुराई करनी है। सेना की बुराई करनी है, उनका मोरल डाउन करना है, सरकारों का मोरल डाउन करना है, जो युवा है उनका मोरल डाउन करना, उनको दिखाना है कि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जो दरिद्र है, कंगाल है। ऐसा नहीं, देश में है समस्याएं, हम लड़ सकते हैं। कल को हो सकता है कुछ साथियों ने मेरे फेसबुक और ट्विटर पे बोला कि आप मोदी भक्त बन गए। मेरा उनको जवाब है, मैं फौजी आदमी हूं, मैं देशभक्त हूं, मैं किसी का भक्त नहीं हूं, देशभक्त हूं। और देश के साथ जो खड़ा है हम उनके साथ खड़े हैं, तो देश के खिलाफ खड़ा है हम किसी दिन उसके खिलाफ खड़े हैं। हमारा कोई सगा नहीं है, ये देश हमारा सगा है। साथियों, दांतेवाड़ा में एक घटना हुई, जिसमें 76 सैनिक शहीद हुए। और ये वही यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिन्होंने मिठाइयां बांटी, जिन्होंने खुशियां बांटी। ऐसा हो सकता है? 76 परिवार, वो सैनिक, उनकी विधवा, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनकी पूरी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। इन लोगों का से एक भी इनका स्टेटमेंट नहीं आया उन शहीद परिवारों के लिए। कहां गए थे राहुल गांधी? कहां गए थे सीताराम येचुरी? कहां गए थे डी राजा? आज तक मुझे आप बता दीजिए कि जब भी देश में कोई शहीद होता है इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि सैनिक इनके वोट बैंक नहीं। कब तक चले गए? साथियों, लिटरेरी फेस्टिवल के नाम पे जब ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, संविधान के आर्टिकल 19 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन विद सम सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। हम घर में रह के अपने माँ बाप को खड़ा होकर गाली नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। संविधान में तो नहीं लिखा हुआ ना, नहीं लिखा हुआ संविधान में कहीं भी कि आप अपने माँ बाप को गाली नहीं दे सकते। क्या फिर दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते? हर चीज को ये मीडिया के ऊपर ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल जो थग्स हैं इनको बढ़ा के उन लोगों को जस्टिफाई करते हैं। इस मुल्क में एक ट्रेडिशन बन गया है कि टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना, गलत चीज को सामने लेके आना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जेएनयू की घटना हुई, हरियाणा में जाट आंदोलन आरक्षण चल रहा था। उसी वक्त मेरे एक साथी हैं, मेरी यूनिट के ऑफिसर हैं, 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज के कैप्टन पवन कुमार, वो शहीद हुए। अगले दिन जब मैंने न्यूज में देखा, उसका इतनी टीस है मेरे दिल में अभी भी कि इस हार्डकोर लेफ्टिस्ट मीडिया ने उसको किस ढंग से जस्टिफाई किया। इन्होंने कहा कि जेएनयू का एक छात्र ने देश के लिए जान दी, वो जाट था, और इधर हरियाणा के जाटों ने पूरे देश को बर्बाद ऐसे कर दिया। जस्ट इमेजिन हाउ दे आर कनेक्टिंग द थिंग्स, हाउ दे आर टेकिंग द पैरेलल्स इन द थिंग्स। कैप्टन पवन कुमार पहले भारतीय था, उसकी आइडेंटिटी को कॉमर्स किया। हमारी सबकी प्राइमरी आइडेंटिटी ये मुल्क है,
इंडिया है हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी, उसको आप जेएनयू और जाट से डाइल्यूट मत कीजिए प्लीज। आज तक इतने हमारे शहीद हुए, कभी इस मीडिया ने ये नहीं बताया कि वो जेएनयू के एलुमनी है, कभी नहीं बताया। लेकिन अब जब जेएनयू को जस्टिफाई करना है तो उन्होंने कैप्टन पवन को घसीट लिया। अरे कम से कम शहीदों को तो बख्श दो। लिटरेरी फेस्टिवल के नाम पे मां दुर्गा की तौहीन। मैं हिंदू बाई जन्म बाई बर्थ, मैं गीता मेरा ग्रंथ है, मैं उसकी पूजा करता हूं, मैं उसको पढ़ता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे साथी सिख हैं तो मैं गुरु ग्रंथ साहब की इज्जत ना करूं या उसकी तौहीन करने लग जाऊं। मेरे एक साथी मुस्लिम है तो मैं कुरान की बेइज्जती करने लग जाऊं। अगर मेरा कोई साथी ईसाई है तो मैं बाइबल की बेइज्जती करने लग जाऊं। नहीं, ये नहीं हो सकता। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जेएनयू के अंदर ऐसे पोस्टर लगाए, महिषासुर को दलित दिखाए। देखिए समाज को तोड़ने का तरीका देखिए कि वो दलित है। इनका कहने का मतलब है कि क्या राक्षस दलित है, कि जो काला आदमी है वो दलित है। मेरी बहन काली, इसका मतलब वो दलित है। क्या मतलब आप क्या पैरेलल लेके आ रहे हो? और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी आप दिखा रहे हो तो यही दुर्गा पूजा, यही महिषासुर का जो ये मां दुर्गा को आप वैश्या का रूप में जाके कलकत्ता की सड़कों में दिखाओ, लोग आपको बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। मैं पटियाला हाउस कोर्ट में हुई घटना का मैं समर्थन नहीं करता कि जो लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन कैसे रोक सकते हो आप? सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं, आपके साथ आपकी माँ बहन बेटी है, अगर उसकी कोई इज्जत लूटने आएगा क्या आप रुक जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर आपका आत्मसम्मान जाग जाएगा। और फिर इस चीज को जस्टिफाई करना कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। साथियों, हाफिज सईद, यासिन मलिक, गिलानी, अरुंधति रॉय, जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट मीडिया, जो हार्डकोर माओइस्ट लोगों को समर्थन दे रहे हैं देश को तोड़ने के लिए, ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं और इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया। मैं चाह रहा हूं कि ये सेमिनार यहां न रुके, आप जहां भी जाएं वहां आप बुलंद आवाज में कहें कि आप भारतीय हैं और ये लोग गलत हैं, ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। सरकार का विरोध कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा विरोध कीजिए, मेरी विचारधारा का कीजिए, मेरे विचारों का, मेरी व्यूज का, मेरी पॉलिसीज का विरोध कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, कांग्रेस का कीजिए, बीजेपी का कीजिए, आरएसएस का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धरने दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, कम से कम भारत माता को तो बच दो। हद होगी। कल को अगर मुझे मोदी जी की बुराई करनी है, हो सकता है कि मेरी कुछ नीतियां उनसे नहीं मिलती, हो सकता है कि जमीन अधिग्रहण मुद्दे में मेरे विचार उनसे अलग हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुरेंद्र पूनिया मई जून जुलाई के अंदर अगर बारिश नहीं हो तो ये बोले कि ये मानसून मोदी जी की वजह से नहीं आया। आप क्रिटिसाइज कीजिए, आपको पार्लियामेंट दिया है, डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, लेकिन डिस्टर्ब तो मत कीजिए। जब आप नहीं बोल सकते हैं तो आप क्यों वहां जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? आप जनता के सामने अपनी पॉलिसी तो लेके, जब आपकी पॉलिसी लोगों को तोड़ने वाली है, जब आपकी पॉलिसी वोट बैंक पे रह गई है, जब आपकी पॉलिसी लोगों के धर्म की बेइज्जती करने की रह गई है, जब आपकी पॉलिसी लोगों की आस्था पे प्रहार करके अपने वोट बैंक को बचाना है, तो फिर क्या हो सकता है इस देश का? साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपसे एक चीज और कहूंगा जाते वक्त, जहां भी जाएं आप बुलंद आवाज में कहें कि आप पहले भारतीय हैं, आप पहले हिंदुस्तानी हैं। और जिन लोगों ने नारे लगाए हिंदुस्तान के खिलाफ और इसकी मुर्दाबाद किया और जिन्होंने भारत की बर्बादी के नारे लगाए, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा।